सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर इस बार लड़ाई होगी। बात इसकी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लोकप्रियता पर आप चुनावों को ले जाते हैं। और आलोक शर्मा जी तो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अंत में हर चुनाव को धर्म से जोड़ देते हैं और उसी वजह से जीतते हैं। देखिए, अभी हम अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रहे थे तो क्रमशः जवाब देता हूं। देखिए, दोनों पार्टियों की समस्या देखिए। राजीव रंजन जी की पार्टी से पूछिए तो ललन सिंह जी ने क्यों बैठक बुलाई है, खैर कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं, हम उनकी बात मानते हैं, 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। आलोक जी को देखिए तो अब कितनी बड़ी विचित्र बात है कि दूसरी पार्टी के उनके गठबंधन के घटक दल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करते हैं, मगर उनकी पार्टी उसको स्वीकार करने में दाएं बाएं लेफ्ट राइट दिखाई पड़ती है। तो भैया बाहर तो छोड़िए, पहले अंदर देख लीजिए। फिर राजीव रंजन जी ने कहा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अकेले कर्नाटक में 28 में 25 लोकसभा हमारे पास है। तो मान्यवर आपको कहां से दिख रहा है कि नहीं है? बल्कि मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन कहां है? भाई कर्नाटक में कांग्रेस हमारा सीधा मुकाबला, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। डीएमके तमिलनाडु में आपके साथ है ही, वो पहले से था, तो उसमें कोई इंडिया बनने के बाद तो कोई आया नहीं। अब तेलंगाना में है नहीं, आंध्र में है नहीं, और केरल में तो लड़ाई है कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में। तो मेरे भाई ये है कहां? आप क्या बोल रहे हैं? यही है जमीनी बात की बजाय हवाई बात करना। अगला उन्होंने वाक्य बोला, बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में मिलाकर इतनी सीटें हैं बंगाल में। तो बताइए, तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं बंगाल में? हमारे पास। बीजू जनता दल के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं उड़ीसा में? हमारे पास। मेजॉरिटी सीटें किसके पास हैं झारखंड में? हमारे पास। एनडीए सबसे ज्यादा जीत के आया था, नीतीश कुमार जी वो चले गए, जब ये लोग अलग रहे थे 2014 में, तो हम 30 से अधिक सीटें जीत के आए थे। तो जनाब, जो आप कहना चाहते हैं, अरे कागज ही पढ़ लेते तो कम से कम जमीनी यथार्थ नजर आता, परंतु आप लोग उसमें बोल जाते हैं, वो अलग बात है। अब मैं यथार्थ की बात बताता हूं जो आलोक जी ने पूछी। 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। इससे पहले मिला था क्या इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है? और इसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं जिनको मालिकाना हक मिला है। मैं दावे के साथ कहता हूं, गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं 2014 से पहले मालिकाना हक प्राप्त नहीं थी। 11 करोड़ घरों को शौचालय मिला है। अब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है। और जिस आईएमएफ में डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, यानी जिस पे उंगली उठाने की जरूरत कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं रैंकिंग दी है। और उसने ये कहा है कि 7.8% के साथ हम सबसे ऊपर जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा 600 बिलियन पहुंच गया है, सबसे ज्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आज ही आपको पता है, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, वो 76,000-7,600 हो गए। 10,000 का टारगेट था ताकि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ सके। अब उसके बाद 37 किलोमीटर बढ़ती हुई सड़क आपको नहीं दिख रही है, 70 एयरपोर्ट, जिसमें से एक अयोध्या का एयरपोर्ट जो 30 को अनाउंस होने जा रहा है। उसके बाद आपको नजर ना आए तो मैं कहूंगा चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। और फिर हमसे कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं अंजना जी दावे के साथ कहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, हम 2 सीटों की पार्टी थे। अगर इनमें से किसी को उम्मीद होती कि कभी 303 भाजपा पहुंचेगी, विपक्ष में 3 नेता नहीं बचे होते, सब सत्ता के लालच में इधर आ गए होते। पर ये बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे भगवान राम जब युद्ध लड़ने गए थे, तो जो रावणी पक्ष में लोग खड़े थे वो थोड़ी मान रहे थे भगवान है। उस समय मान लेते भगवान है तो लड़ते थोड़ी, तब तो इधर आ जाते, तब तो कहे अरे एक नॉर्मल सा वनवासी खड़ा है, हमको क्या जीत लेगा। जो सुंदरकांड में आता भी है कि रावण कहता है कि हमने बड़े बड़े देवता और वो जीन लिए हैं, तो नर बानर के देखे माही, जितो चिराचर मैं जग माही। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं उनको क्यों नहीं न्योता दिया है आपने सुधांशु जी? कहते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी वालों को क्यों नहीं बुलाया? डिंपल यादव नाराज है, वो लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर आप अलग रखना चाहते हैं। हाँ, देखिए, हमने न्योता नहीं दिया है, न्योता राम जन्मभूमि ट्रस्ट देता है, न्योता संत समिति देती है जो चला रहे। उनके साथ इन्होंने जैसा बर्ताव किया, उसके बाद भी हम कह रहे हैं आने को तैयार हैं। पर 2 बातें, चलो जो हमारे साथ किया उस पाप का प्रायश्चित न करें, कम से कम जो अपने पाप का प्रायश्चित तो कर लें। राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला शुरू करवाया था अयोध्या में, क्योंकि वो कहते थे रामकृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं है, और अखिलेश जी की सरकार ने बंद करवा दिया। तो भाई, अपने समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े प्रणेता, जैसे हमारे यहां दीनदयाल जी हैं, कांग्रेस के लिए गांधी जी हैं, और वैसे ही समाजवादियों के लिए
लोहिया जी हैं, इतना बड़ा लखनऊ में लोहिया पार्क बनाए, कम से कम पाप का प्रायश्चित कर लें। और अगर धार्मिक भाव से जाना चाहते हैं तो जो कार सेवकों की हत्या करवाई थी उसका प्रायश्चित कर लें, उसके बाकायदा शास्त्रीय विधान है। और राजनीतिक ढंग से जाना चाहते हैं तो अपने बयान के लिए माफी मांग लें। मगर साहब हम अपने बात पर भी अड़े रहेंगे, पाप पर भी अड़े रहेंगे, और जो मेरे राजनीतिक गुरु ने कहा उस पर भी हम पिछड़े रहेंगे, और उसके बाद कहेंगे नहीं जी हमें तो बुलाना चाहिए। तो ये अहंकार है। ठीक है, और आलोक जी इसीलिए मैं आ रही कहते हूं। हैं एक छोटा सा सवाल है सुधांशु जी से, एक छोटा सा सवाल है सुधांशु जी, वोट मिलेगा? रघुराई राम भजे गति कही नहीं पाई। वोट मिलेगा राम मंदिर के उद्घाटन से? अंजना जी हम छोटा सा अंजना जी मैंने तो कहा अरे हम 2 सीट की पार्टी थे, तो कभी वोट की उम्मीद थी क्या? वोट की उम्मीद नहीं थी। हमारी कोई औकात नहीं थी भारत की राजनीति में। 2 सीटों में भी राम मंदिर साथ खड़े थे, 303 पे भी खड़े। ये वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, भारत की अस्मिता का मुद्दा। एक सेकंड, आपको टोक रही खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह के दावे पर टीएमसी का पलटवार है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला है, बंगाल में 3.5 सीट भी नहीं जीत सकती है बीजेपी। ये टीएमसी ने दम भरा है। राज्यवार तरीके से जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, आलोक जी आप उनकी बातों पर, राम मंदिर पर भी जवाब दीजिएगा। वो ताने कई तरफ थे जो सुधांशु जी ने दिए हैं, लेकिन इसी के साथ ये मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और ये मैं इसलिए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपको बता रही हूं कि जब आप बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मतदाता का अपमान करते हैं। 224 ऐसी सीटें थी 2019 में जब बीजेपी ने 50% से ज्यादा जहां पर वोट हासिल किए। 224 सीट सर, जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट्स मिले। अब ये 50% जनता क्या धर्म के बहकावे में आ जाती है? क्या इस प्रेमाइस पर चलना सही है इस देश में चुनावी रणनीति के तौर पर? देखिए मुझे लगता है कि रणनीति में परिवर्तन, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन हमेशा से हर पार्टी में अपेक्षित होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही मुद्दे के ऊपर तमाम वोट चली जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। आपने भी देखा अभी 3-4 चुनाव में किस तरह से चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और उसके बाद क्या हुआ फिर मुद्दों का। मुझे लगता है कि जो सुधांशु भाई ने तमाम आंकड़े दिए, मैं उन पर 1 मिनट लेना चाहूंगा। इनके तमाम प्रवक्ता कहते हैं 41 करोड़ मुद्रा लोन दिए। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, मतलब हर परिवार में लगभग 2.25 मुद्रा लोन चले गए। तो ये आंकड़े कहां से लाते हैं, हमें सोर्स नहीं मिला है। अभी इन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को घर दिया। अभी 2 घंटे पहले इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने घर दिया। मोदी जी एक सदन में आके कहते हैं 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया, दूसरे सदन में जाके कहते हैं 14 करोड़ लोगों को नल मिल गया। तो मतलब 26 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ लोगों को नल इन्होंने दे दिया। मतलब कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं? इतना तरक्की किया, इतना विकास किया कि 86 रुपए में आज डॉलर मिल नहीं रहा है, और जिस तरह से पेट्रोल 100 के पार है। अब तो हम जानना चाहते हैं भाई, 1 महीना हो गया, अब गंगानगर का पेट्रोल शायद डीजल सस्ता हो गया होगा राजस्थान में। तमाम मीडिया के साथी हमसे यही सवाल पूछते थे कि वहां पर 2 रुपए महंगा क्यों है। 1 महीना हो गया, अब तो सस्ता हो ही गया होगा। तो ये तमाम जो बहकाने वाले मुद्दे हैं उनको ये लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 35,000 बच्चों ने पिछले 1 साल में संसद पर दिया गया जवाब है कि किस तरह से सुसाइड किया है। हमें ये नहीं बताते हैं कि एनएचएआई के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया। एनएचएआई के 1100 कुछ टोल थे, आज 3700 कुछ टोल हो गए, और हर टोल पे जहां 30-35 रुपए टोल कटता था, आज 100, 125 और 150 रुपए टोल कटता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिस तरह से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि बिजली के जो आंकड़े भी हैं वो तमाम गलत हैं। इन्होंने कहा कि अब सब गांवों में बिजली पहुंच गई है। अरे भाई 9 साल आपकी सरकार को हो गए। 2014 में 18,500 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में हमारे, अगर आप 56-57 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो प्रति वर्ष लगभग 12-13 हजार गांवों में हमने बिजली दी, और आपने 9 साल में 3,000 में भी नहीं दी। तो उसके बाद आप कहते हैं कि बिजली हमने पहुंचा दी। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके बाद भी आपका आंकड़ा हमसे नीचे है। तो जब आंकड़ों की बात आएगी तो यह भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा, इसकी घोषणा करनी पड़ती है।
क्या ऐसी मजबूरी होती है कि 2,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है वो उसी समय पर डालनी पड़ती है? मुझे लगता है कि आज किसान की आमदनी मोदी जी के अनुसार तो डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए थी, 2022 में डबल होनी चाहिए थी। वो 32 रुपया प्रति व्यक्ति किसान से घटकर वो 27 पर क्यों आ गई? हम तो पूछना चाहते हैं 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर भी क्यों नहीं दे रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है? केवल और केवल हवाई पुलंदा पूरा दिखाकर और उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज एनएचएआई के ऊपर कितना कर्जा है? सुधांशु भाई तो सांसद हैं, लगभग 13 गुना कर्जा एनएचएआई के ऊपर बढ़ा है। क्या उसको कौन भुगतेगा भाई? 2,05,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया। आईएमएफ आपको चिता रहा है, जिस आईएमएफ की आप बात कर रहे थे, और उसके बाद भी बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों है? 10 से ज्यादा करीब क्यों जा रही है बेरोजगारी दर? और तमाम वो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? एसएससी और यूपीएससी और तमाम एग्जाम्स की क्या हालत है? हम तो उम्मीद करते हैं पेपर जांच के ऊपर भी, पेपर लीक के ऊपर भी आपने पूरी तमाम संस्थाएं अब लगा दी होंगी पीछे और एफआईआर हो गई होगी उसके ऊपर। केवल आप गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं। 3100 रुपए में अब वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी हो रही होगी। भूपेश बघेल जी ने कहा अभी 3 दिन पहले कि 2185 पे ही खरीदी हो रही है अभी। तो तमाम झूठ बोलकर आप आते हैं और 2024 में जनता आपको ठीक है, सजा जवाब देगी दीजिए इस इसका बात सुधांशु की। जी, फिर मैं चुनाव राजीव जी इस के बात पास पर होगा कि आपने कौन कौन से वायदे किए थे। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। उन्होंने एकदम एक एक पॉइंट वाइज सवाल पूछा है। देखिए मैं पुनः बोल रहा हूं, हाँ आलोक जी ने, उन्होंने जो भी बोला है कोई सोर्स नहीं कोट किया, मैं सोर्स कोट करके बोला था। 7.8% आईएमएफ का था, अक्टूबर में 4.87% बेरोजगारी महंगाई की दर थी। बेरोजगारी का आंकड़ा बता दूं साहब, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कोई इंप्लॉय बनेगा तभी तो प्रोविडेंट फंड लगाएगा, 13,60,000 लोगों ने पिछले महीने में ऐड किया है। तुम्हारे इंप्लॉय नहीं बने मगर ईपीएफओ में पैसा डालना शुरू कर दिया, और कोई इंप्लॉयर भी कहीं से आ गया है, उसने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। पीरियोडिक लेबर सर्वे के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की दर 6.7% आ गई, जो 2018 के बाद सबसे कम है। और मैं आलोक जी को बता देना चाहता हूं, परिवार से के आधार पर ही सिर्फ नहीं होता। अगर हमने 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं तो परिवार से ज्यादा है, जो गरीब है उसको मिलेगा अगर जरूरत होगा। हमने 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया है, तो अगर परिवार बहुत गरीब है तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी दिया है। मगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि झुठलाना और बताना ये होता है। अब अभी आपको इस बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे देखते देखते याद आ गई। इस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये लोग ये बताते थे, हम लोगों के बचपन में याद है कि जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार समझौते पे बात करने के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत, यूरोप का, इजराइल होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। यह है भड़काना, डराना और हिम्मत से काम न कर पाना। और दूसरी तरफ हम जो काम करते हैं विकास की हर चीज के आधार के ऊपर बात करते हुए करते हैं। इसीलिए मैंने, और इन्होंने जो डेट की बात कही, तो डेट टू जीडीपी रेशियो में बताइए भारत की स्थिति क्या है। मैं दर्शकों से कहता जाके चेक कर लीजिए। इन्होंने कहा आईएमएफ की चेतावनी है भारत को, तो कृपया मुझे चेतावनी का लेटर दिखा दें। मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उसी जगह पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आलोक जी जल्दी से। मैंने सब चीजें सोर्स के साथ कोट की। देखिए मुझे लगता है मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उनमें से सेलेक्ट करके जहां पर इनको कंफर्टेबल लगा केवल उनकी बात की। मैंने कहा कि अगर इतना बहुत अच्छा विकास हो रहा है तो कोई भी मैक्रो माइक्रो कोई भी इंडिकेटर आपके पक्ष में या देश के पक्ष में क्यों नहीं है? देश के ऊपर कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा? क्या 205 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा? ये सच है कि नहीं है? क्या आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि ये एक चेतावनी है और ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन है, इससे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो घातक होगा? तमाम मीडिया के माध्यम से ये चीजें सामने आई हैं, लेकिन वो आपके शायद सूट नहीं करती है, इसलिए आप मुझसे चिट्ठी मांग रहे हैं। और तमाम मीडिया के चैनल्स ने भी इसको दिखाया है, यहां तक कि आज तक ने भी, मुझे जहां तक याद है, दिखाया है। सुधांशु जी एकदम छोटा सा, मुझे राजीव जी के पास जाना है, छोटा सा एकदम छोटा सा, बस एक लाइन में। वैसे एक कर्जा है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए बताना पड़ता है। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसको ब्याज सहित 2026 में चुकाना है।
क्योंकि इन्हें तो पता था 2026 में सरकार नहीं रहेगी, पर हमारी सरकार रहेगी, इसलिए उसके लिए वो भी कर्जे में इंक्लूडेड है और वो हमें बचा के रखना है कर्जा चुकाने के लिए 2026। चलिए ठीक है, अब मुझे पता है आलोक जी आप जवाब देना चाहेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राजीव जी आपके पास आते हैं। देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो चाहूंगा ऑयल बॉन्ड्स अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से शुरू हुए और ऑयल बॉन्ड्स का केवल ब्याज का 3500 करोड़ इस सरकार ने कुछ चुकाया है। आज तक कोई पैसा नहीं चुकाया है, और अगर चुकाया हो तो मुझे चिट्ठी जरूर दिखाइएगा सुधांशु भाई। आप लोग को ऑयल बॉन्ड्स के नाम पर केवल प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हैं। इसके आगे ऑयल बॉन्ड्स का आपके पास कोई ना यूज है ना सॉल्यूशन है।